पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ट्राइकोडर्मा विरिडी का फसलों में प्रयोग और लाभ। मछली बीज उत्पादन रोजगार का एक अच्छा जरिया। फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पादन दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी एक फफूंद ट्राइकोडर्मा रोगनाशी के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, हम अगर दलहनी फसलों की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई दलहनी फसलों में विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों का बहुतायत में खेती करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं दलहनी फसलों में, जो है उसमें उग्रा की समस्या, फफूंद जनित बीमारियों की समस्या। और ऐसे में अगर हम बात करें तो अगर हम रासायनिक दवाओं की तरफ जाते हैं तो हमारी लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, लागत बढ़ जाती है खेती में। अगर हमको लागत को कम करना है तो विश्वविद्यालय द्वारा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जवाहर जैव उर्वरक केंद्र के माध्यम से जवाहर ट्राइकोडर्मा जो है फफूंदनाशक का तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल जैविक रूप से है। और जैविक फफूंदनाशक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदीनाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। ट्राइकोडर्मा एक रामबाण जो हमारा फफूंदनाशक के रूप में जाना जाता है। ट्राइकोडर्मा का जब भी हम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा किसान भाइयों को हमेशा ये सिफारिश करते हैं कि वो बीजोपचार करें। और बीजोपचार के साथ अगर आपके खेतों में ये समस्या, किसी प्रकार से रोग या फफूंद वाली बीमारियां लगातार आ रही हैं, तो आप उस खेत की भूमि का उपचार करें। और भूमि उपचार करने से आपको ये समस्या में 100% निजात मिलती है, 100% इससे रोकथाम होती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का जब भी हम इस्तेमाल करें तो खेतों में जब हम भूमि उपचार करने की बात करते हैं तो इसमें तरल जो उर्वरक जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसकी 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए हम अच्छी तरीके से लगभग 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए, या केचुआ खाद, या फिर
हमारी जो मिट्टी है उसमें इसको अच्छी तरीके से मिलाकर अगर हम 2-4 दिन के लिए इसको किसी नमी वाले स्थान पर रख के और हमारे जो बारदाने हैं उससे ढाँक कर पानी का छिड़काव करते रहें और उसके बाद इसको भूमि में अच्छी तरीके से इसका फैलाव कर दें, छिड़काव कर दें और उसके बाद हल्की पानी की सिंचाई करके और बुआई के बाद अगर हम हल्की सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में फफूंद जनित जितनी बीमारियां हैं उससे निजात मिलेगी। हमारा जो जवाहर ट्राइकोडर्मा जो है वो तरल रूप में भी 1 लीटर के पैकिंग में, साथ ही हमारा पाउडर रूप में भी 1 किलोग्राम पाउडर के रूप में, पैकेट के रूप में उपलब्ध होता है। किसान भाइयों, जब भी हम ट्राइकोडर्मा पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 किलोग्राम पाउडर प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 50 किलोग्राम आपकी केचुआ खाद, गोबर खाद या मिट्टी में मिलाकर ही उसका खेत में फैलाव करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। दूसरी बात आती है बीजोपचार की। तो बीजोपचार के लिए हमारे जो ट्राइकोडर्मा है उसकी लगभग मात्रा 8 से 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं ताकि जो हमारे बीज में अगर किसी प्रकार की फफूंद जनित बीमारी है तो उसकी रोकथाम हो जाती है। जो हमारा ट्राइकोडर्मा है इसको जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बीजोपचार हमेशा छाया वाले स्थान पे करें। छाया वाले स्थान करने के बाद में उसको अच्छी तरीके से फैला दें। जब हल्का सा वो सूख जाए उसके बाद ही हमको इसकी बुआई करनी है। बुआई हमेशा 3 से 4 घंटे के अंदर कर लें ताकि आपके जो हमारे सूक्ष्मजीव हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहे और वो शीघ्रता के साथ भूमि के अंदर पहुंच जाएं ताकि वो अपना कार्य और अपनी क्रियाशीलता को बढ़ा लें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हमारे जो जैव उर्वरक हैं जब भी आप कहीं भी किसी भी केंद्र से खरीदते हैं तो उनको हमेशा आपको छाया वाले स्थान पर रखना है, धूप में नहीं रखना है। बीजोपचार हमेशा छाया वाले स्थान में करना है। इस प्रकार से ट्राइकोडर्मा जो है एक रामबाण फफूंद जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एक ऑर्गेनिक या जैविक रूप से एक उत्पाद है जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों को अवश्य करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी फंगीसाइड या फफूंदी नाशक का इस्तेमाल ना करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बिहार और झारखंड राज्य में मत्स्य पालन को लेकर काफी संभावनाएं हैं और पिछले कुछ दशकों से मत्स्य पालन ने खेती का रूप ले लिया है। मछली पालन से रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र के वैसे समुदाय जिनकी आजीविका खेती पर आधारित है, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अगर आप मछली पालन के तहत मछली बीज उत्पादन करें तो इससे भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए मत्स्य बीज उत्पादन के बारे में जानते हैं झारखंड सरकार के मत्स्य अनुदेशक प्रशांत कुमार दीपक से।
मत्स्य बीज उत्पादन का जो कार्य है ये एक मौसमी कार्य है। बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है और अब किसान भाई अपने अपने तालाबों में जहां उन पानी का संचयन हो चुका है वे अपने बीज उत्पादन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस हैचरी अधिष्ठापन के लिए, कार्प हैचरी अधिष्ठापन के लिए कम से कम 1 एकड़ या 1.5 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 2 संचयन तालाब होने चाहिए और 2 बीज उत्पादन हेतु नर्सरी तालाब की आवश्यकता होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं पीछे, इसमें एक ब्रीडिंग पूल होता है और 2 हैचिंग पूल होता है। ब्रीडिंग पूल में हम मछलियों को इंजेक्ट करके हम उसमें नर और मादा को छोड़ देते हैं। नर और मादा को सिंथेटिक हार्मोन के द्वारा उस प्रेरित प्रजनन की विधि द्वारा उनसे हम अंडे को निकालते हैं। उत्तम बीज की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु देश के मत्स्य वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरित प्रजनन विधि द्वारा शुद्ध बीज प्राप्त करने के कृत्रिम साधन का आविष्कार किया, जिसे अपनाकर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वर्षा ऋतु के आगमन पर करपा मछलियां परिपक्वावस्था प्राप्त कर लेती हैं। प्रजनन की सफलता के लिए नर और मादा मछलियों को नवंबर या दिसंबर से ही प्रजनन तालाबों में पृथक पृथक रखा जाना चाहिए। प्रजनन के लिए वर्षा काल में तालाब में जाल चलाकर 2 से 4 किलो की परिपक्व मछलियां निकाल ली जाती हैं। नर मछली का पेक्टोरल फिन परिपक्वता प्राप्त करने पर भीतर की ओर खुरदुरा हो जाता है और मादा में चिकना हो जाता है। पहचान करने के उपरांत हम मछलियों को कंडीशनिंग हेतु 2 से 3 घंटे तक हम बहते हुए पानी में रखते हैं, ताकि उसके जो पेट में से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उसके जो एक्सक्रीटा है, मल मूत्र सब निकल जाए, पेट खाली हो जाए। और फिर जो है संध्या बेला में हम इसको प्रजनन काम जो है वो प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे गोनोप्रो हो गया, ओवाटाइड हो गया, ओवा प्रीम हो गया, ओवा एफएच हो गया, स्पॉन प्रो हो गया। बहुत सारी ऐसी जो सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं, जो दवाएं हैं, जो स्पॉन बनाने के लिए जो काम में आती है, वो मार्केट में अवेलेबल है। किसान बंधु किसी भी एक दवा का इसमें से उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः भारतीय मेजर कार्प मछलियों में मादा मछली को 2 सुइयां और नर को 1 सुई देने के बाद सफलता मिल जाती है। मादा को पहली सुई 2 से 3 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार देकर उसके 4 से 6 घंटे बाद दूसरी सुई 6 से 8 मिलीग्राम के हिसाब से दी जाती है। मादा को दूसरी सुई लगाते समय नर मछलियों को भी 2 से 3 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार सुई देकर प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाता है। सुई लगाने के बाद एक मादा के साथ 2 नर कपड़े या नायलॉन के प्रजनन हापा में छोड़ दिए जाते हैं और हापा का ढक्कन बंद कर दिया जाता है। सभी सेटों के लिए हापे लगभग आधा मीटर पानी में डूबे रहने चाहिए। जब अंडे ये पानी में निकलते हैं तो वो फूलकर साबूदाने के जैसे गोल हो जाते हैं और फिर इन अंडों को हम लोग छान कर अलग कर लेते हैं और फिर इसे हैचिंग पूल में डाल देते हैं। हैचिंग पूल में करीब ये 72 घंटे तक ये इसमें रखा जाता है और इसमें पानी का, ऑक्सीजन का प्रभाव हमेशा सतत बना रहे, इसका ध्यान रखा जाता है। 72 घंटे के बाद ये जो स्पॉन है, वो जिसको जीरा भी बोलते हैं, वो किसान बंधु यहाँ ले जा सकते हैं और अपने तालाबों में संचयन कर सकते हैं। इसके लिए जो स्पॉन जो तालाबों में, नर्सरी तालाबों में जो संचयन किया जाता है, वो बहुत ही अच्छी विधि से तैयार किया हुआ नर्सरी तालाब में उसको संचयन करना पड़ता है। 3 दिन के उपरांत जो है इन्हें प्रति लाख 500 ग्राम की दर से सरसों खल्ली या बादाम खल्ली बहुत ही बेहतर होता है। बादाम खल्ली के साथ धान का कोढ़ा, ये दोनों को फुला लिया जाता है। फुलाने के उपरांत इसे घोल बनाकर तालाबों में हम छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है करीब 25 से 28 दिन, 1 महीने तक चलती है और 1 महीने पर जो है वो स्पॉन जो है बड़े होकर वो फ्राई के रूप में तैयार हो जाते हैं। 1 महीने के बाद किसान बंधु उसमें से वो बीज तैयार होने के उपरांत अपना बिक्री कर सकते हैं या फिर अन्य तालाबों में उसका संचयन कर सकते हैं। यही जो है मुख्य काम है मत्स्य बीज उत्पादन का, जो किसान बंधु इसे अपना सकते हैं। अगर कोई किसान बंधु अगर हैचरी संचालन करना चाहता है
और स्पॉन उत्पादन करके अपने रोजगार को अपनाना चाहते हैं, तो वैसे किसान बंधु के लिए हमारे पास मत्स्य विभाग के द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं, जिसमें से ST SC और महिला के लिए 60% अनुदान है और अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए 40% का अनुदान है। जो किसान बंधु जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, पर्याप्त जगह नहीं है, अपने तालाब के मेड़ पर छोटे छोटे हैचरी बनाकर उसका स्पॉन का उत्पादन कर सकते हैं और अपने लोकली स्थानीय स्तर पर जो है स्पॉन का संचयन कर मत्स्य बीज उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यही पूरा प्रक्रिया है और विशेष जानकारी हो इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आइए, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा रांची में आइए और इसके लिए हमें अभी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। ये प्रशिक्षण मुख्यतः फरवरी माह से प्रारंभ होकर ये जुलाई तक 15 जुलाई तक ये चलाए जाते हैं। तो किसान बंधु मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर ये काम जो है आप बखूबी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। शिमला मिर्च की खेती करके किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती सालों भर की जा सकती है, लेकिन अभी इसकी पौध तैयार करके खुले खेत में भी शिमला मिर्च की खेती करने से अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इसकी खेती करते समय किसान किन किन बातों पर खास तौर से ध्यान दे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप नॉर्थ बिहार या उत्तर प्रदेश का नॉर्थ एरिया में भी शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। वैसे तो शिमला मिर्च की खेती हिमाचल प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर खेती होती है और बढ़िया उस खेती होती है, वहाँ का मौसम भी बढ़िया है। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। और इसकी खेती करने के लिए किसान भाई आप बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जीवाश्म की मात्रा 5.8 से 6.8 हो, ये उत्तम होता है। और इसी तरह का भूमि का चयन करके आप इसकी खेती कर सकते। पहली जुताई जब करते हैं तो उसमें कंपोस्ट की मात्रा का प्रयोग करें और अंतिम जुताई के समय भी किसान भाई जैविक खाद का इसमें प्रयोग ज़्यादा ही करें। तो जैविक खाद का प्रयोग करें, सरी खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और उसमें नाइट्रोजन की प्रयोग के लिए PSB एजेटोबैक्टर का ही प्रयोग करें। तो इससे क्या होता है कि आपका शिमला मिर्च की जो उत्पादन और क्वालिटी में निखार होता है, तो इसका ही प्रयोग करें। तो नाइट्रोजन की 1/4 भाग और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, पोटास का फास्फोरस पूरी मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय आप खेत में बराबर मात्रा में डाल के पूरा खेत में और अंतिम जुताई कर दें। पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियों को तैयार करते हैं और क्यारियों की तैयारी के समय गोबर की खाद और वार्मिक पोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन क्यारियों को उठी बनाना चाहिए। साथ ही इन पर ड्रिप बिछाकर पौधों की रोपाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती करने पर और अधिक पैदावार मिलती है। साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण में सहायक भी रहती है।
प्रभेद का इजाद हुआ है, उसके हिसाब से शिमला मिर्च की खेती हमारे किसान भाई जनरल मैदानी क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो मैदानी क्षेत्र के लिए किसान भाई आप प्रभेद का चयन कर लें, अर्का मोहनी, अर्का बसंत, कैलिफोर्निया वांडर, येलो वांडर और पूसा दीप्ति, ग्रीन गोल्ड करके है, भारत इंदिरा, ऐसे करके कई प्रभेद है जिसका आप चयन करके आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। और ख़ास करके शिमला मिर्च का सालों भर डिमांड होता है किसान भाई, इसको बेल पेपर या स्वीट पेपर भी कहते हैं। और ये मिर्च जो शिमला मिर्च है ये खास करके आप देखेंगे इसमें तीखापन नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग सब्जी और सलाद और फास्ट फूड में खास करके 100% इसका प्रयोग होता है। और इसकी खेती के लिए किसान भाई खास करके अगस्त से सितंबर और फरवरी से मार्च तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए सीड जो है किसान भाई 500 ग्राम जो कंपोजिट जो होता है वो सीड का प्रयोग प्रति हेक्टेयर, अगर हाइब्रिड संकर सीड का प्रयोग करते हैं तो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। बुआई के लिए खासकर पहले नर्सरी लगाई जाती है, तो नर्सरी के लिए किसान भाई आप पहले 35 से 40 दिन पहले की जो नर्सरी, जैसे आप बीज की बुआई कर देते हैं तो उससे 35 से 40 दिन के बाद आप उसका रोपनी के लायक हो जाता है, 3-4 पत्ती हो जाती है, उसके बाद आप खेत में इसको रोपनी के लिए तैयार कर सकते हैं। पौधारोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। तो उसी खेत पर किसान भाई जब कंपोजिट जो जनरल वेराइटी होता है उसका अगर रोपनी करते हैं तो कतार से कतार 45 सेंटीमीटर और उसी 45 कतार में 45 सेंटीमीटर के दूरी पर पौधे का रोपनी करें। जब हाइब्रिड सीड के प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड प्रभेद का प्रयोग करते हैं रोपनी के लिए पौधे का सीडलिंग का, तो उसको कतार से कतार 60 सेंटीमीटर रखें और उसी कतार में 45 सेंटीमीटर के दूरी पर इसका रोपनी कर दें। तो इस तरह से आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो लगभग 250 से जनरल जो वेराइटी है 250 से 300 कुंटल और हाइब्रिड 450 से 500 कुंटल उत्पादन मिलता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव रातौली, जिला मधुबनी के विमलेश कुमार ने। आपने गेंदा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम गेंदे की फसल में किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि गेंदे की फसल को 2 सीजनों में लगा सकते हैं, एक हमारा खरीफ सीज़न है, दूसरा रबी सीज़न है। जो किसान भाई खरीफ सीज़न में लगाना चाह रहे होंगे वो लगा चुके होंगे, तो आगे की प्रक्रिया में क्या करना है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक गेंदे की बुआई साल में 3 बार की जा सकती है। खरीफ सीजन में गेंदे की रोपाई आमतौर पर जून जुलाई में करते हैं, लेकिन जहां पानी की उपलब्धता है वे किसान अगस्त तक भी कर सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक फूलने का समय आ जाता है, यानी नवरात्र और दीपावली पर फूलों की आवक शुरू हो जाती है। इससे किसानों का अच्छा मुनाफा होता है और अभी जून में रोपी गई फसल में देखरेख जरूरी है। तो किसान भाइयों, जब हम खेत तैयार करते हैं उसके पहले ही हम इसमें जो है 100 किलोग्राम हमें इसमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, 75 किलोग्राम पोटेशियम और 75 किलोग्राम हमको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आधा जो नाइट्रोजन होता है और पूरा फास्फोरस और पोटेशियम को जो है रोपाई करने के पहले ही खेत में डाल देते हैं, और इसकी आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको हम 30 दिन बाद जो है डाल देते हैं। इस तरीके से इसकी जो है पूरी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो है गेंदे की फसल में लगती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने जून माह में गेंदा की रोपाई की है उनकी फसल अभी बढ़वाक की अवस्था पर है। अभी इस फसल में कई तरह के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं। खरपतवार पौधों की उपज व गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि खरपतवार मृदा से नमी और पोषण दोनों चुराते हैं। इसके अलावा कीड़े बीमारियों को भी शरण देते हैं। इसीलिए फसल में 3-4 बार हाथों द्वारा मजदूरों से खरपतवार निकलवा दें और अच्छी गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। अभी चूंकि खरीफ सीजन है तो हमें इतना पानी की डिमांड की जरूरत नहीं रहती है, पर अगर
15 दिन तक बारिश नहीं होती है तो बीच में हमें इरिगेशन करना ज़रूरी हो जाता है, तो उस समय हमें इरिगेशन करना पड़ेगा। अतः अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो उस समय हमको इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे खेत में जो है जल भराव की समस्या बिल्कुल भी ना हो। अगर जल भराव की समस्या होगी तो विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियाँ लगेंगी और विभिन्न प्रकार की कीटें लग जाएंगी। तो इस तरीके से जो है खेत में जो हमें थोड़ा सा बिल्कुल भी पानी नहीं भरना चाहिए हमारे खेत में, और जल निकासी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमें जल निकास के लिए खेतों में नालियाँ बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर नालियों से ही जल का निकास होगा, खेत में जो है थोड़ा सा ढाल दे के अतिरिक्त पानी को एक कोने से जो है खेत के बाहर निकाल दिया जाए और उसको फिर वापस से मेड़ को बंद कर दिया जाए। किसान भाइयों, कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। अगर हम बात करें गेंदा की, तो इस फसल को कई तरह के रोग और कीटों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके कारण फूलों की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ उत्पादन में भी कमी आती है। इसीलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण जरूर करें। और दूसरा हमारा फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इंसेक्ट का और डिसीज का। कई तरीके की बीमारियां जो है हमारे गेंदे में लगती हैं, जैसे कि हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू बहुत भयंकर रोग है गेंदे की फसल में। इसमें क्या है, पत्तियों की ऊपरी सतह पे पाउडर नुमा सफ़ेद कलर की संरचना बन जाती है। तो इसके लिए हमको बिल्कुल भी रुकना नहीं है किसान भाई। हमको जो सल्फर जो एक पाउडर आता है फंजीसाइड, उसकी 5 ग्राम मात्रा पर लीटर वाटर में डालकर हमें 15 दिन के इंटरवल में जो है हमको छिड़काव करना है। तो ये तो हमारी रोग की बात हो गई है। अब हम इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे इसमें पहले लगता है थ्रिप्स नाम की कीट होती है, जो पौधों की पत्तियों से जो है इसका रस चूस के उसको ख़राब कर देती है। तो इसके लिए हमें डाइमिथोन 8 नाम का एक केमिकल आता है, उसकी 2 ml मात्रा को पर लीटर पानी में डालकर हम इसका छिड़काव करेंगे। इसके बाद रेड स्पाइडर माइट मकड़ी आती है, ये जो है पूरे फूलों की क्वालिटी को ख़राब कर देती है, बिल्कुल जो है जालेनुमा संरचना बना देती है। तो इसके लिए हमें जो है डाइकोफॉल नाम की दवा आती है, उसकी जो है हमें 1.5 से 2 ml मात्रा को पर लीटर पानी में डालकर हमें उसका छिड़काव करना है। फिर इसके बाद कुछ इल्लियाँ भी आती हैं। अगर इल्लियों का प्रकोप हो जाए तो मेलाथियन या ट्राइजोफास नाम की दवाओं को हम छिड़काव करके इसमें रोक सकते हैं। तो इसका फूल जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। आपके दूसरे जो मेन फसल में कीड़े मकोड़े लगते हैं, गेंदा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और आपकी मेन फसल जो है बच जाती है। तो इस तरीके से ये जो है एक ट्रैप क्रॉप का भी काम करता है। तो इस तरीके किसान भाई हम गेंदे का अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें अच्छे से उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।